बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ENG 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन करेंगे। आपका सिलेबस लेक्चर 1 से लेक्चर 20 तक का है और पेपर आपका MCQs बेस्ड है। तो मेरे चैनल पर आपको तमाम बुक्स की पेपर प्रिपरेशन वीडियो प्लस लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल कर दी गई है। आप वहां पर जाकर अपने तमाम सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर है रीडिंग एंड डिक्शनरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ अ डिक्शनरी टेल्स टू अर्चर अ वर्ड करेक्टली। अर्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना। तो ये हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। इफ़ डिक्शनरी शो डैट वर्ड रिकॉर्ड विद द स्ट्रेस मार्क ऑन अ फर्स्ट सिलेबल, रिकॉर्ड यानी कि जो स्ट्रेस मार्क है ना ये वाला, तो इट इज़ अ फंक्शनली एज। तो ये किस तरह फंक्शन कर रहा होगा? ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा होगा। Choose the antonym for the underlined word. Our investigation will reveal the truth. Reveal का मतलब क्या होता है? इसका हमने इंटोनियम करना था स्टूडेंट, तो इसका सिनम होता है एक्सपोज करना, ठीक है। और एंटोनियम क्या होता है? कंसील करना यानी कि छुपाना। तो ये देखिए, जैसे ही हम रोंग मार्क करते हैं तो ये करेक्ट हमें बता देता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ गुड डिक्शनरी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अ वर्ड ओरिजिनेटेड, दिस इज़ कॉल्ड। तो कहाँ से वो वर्ड आया है, एक अच्छी डिक्शनरी हमें ये बताती है। इसे हम क्या कहते हैं? इथमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। स्टूडेंट ये पेपर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। करेक्ट स्पेलिंग, आपके पंक्चुएशंस, आपकी जो एंटोनियम्स सिनम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो कैलेंडर के आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या है? CALENDAR। फिल इन द ब्लैंक। द वेदर बोट माई कोल्ड ऑन। ये नीचे आप इसकी रीज़न भी देख सकते हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपका कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाए। विच सुफिक्स कैन करेक्टली बी एडिड टू द रूट वर्ड इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक के स्टार्ट में हम क्या सुफिक्स लगा सकते हैं? एंड में हम क्या सुफिक्स लगा सकते हैं? इलेक्ट्रिशियन जैसे होता है ना, IEN हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने जब इसे सॉल्व कर लेना है तो आपने इसको अगेन पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसके नीचे जो कंसेप्ट जस्टिफिकेशन है वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट मास्टर हो जाएंगे। फिर चाहे जैसा मर्जी आपके पास MCQs आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो हमारी कॉन्सोनेंट्स होती हैं उसकी कितनी साउंड्स होती हैं? तो 24 होती हैं वोवल्स को निकाल कर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी प्योर वोवल साउंड आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश फोनेटिक्स। तो जो प्योर हमारी वोवल साउंड होती है इंग्लिश फोनेटिक्स में, उसे हम किस तरह से उसका कितने स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं? तो 12 हैं हमारे पास। विच सैम्बल इज़ कॉमनली यूज टू डिक्शनरीज टू डिनोट द प्राइमरी स्ट्रेस ऑफ द वर्ड। तो हमारी जो एपोस्ट्रोफी होती है ना, लाइक इस तरह का मार्क होता है ऊपर लगा होता है, तो ये हमारे स्ट्रेस को डिफाइन करता है। अ साउंड फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल्स इन अ सिंगल वर्ड। अगर दो को हम मिलाते हैं और एक सिंगल वर्ड बना लेते हैं तो वो हमारा डेप्थोंग होता है। एक बात याद रखें स्टूडेंट, आपका ENG 101 का पेपर अच्छा खासा मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सिंपल इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे हम, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये आपका पेपर काफ़ी टफ होता है और आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स ने तो आपका CGPA हाई करना होता है। तो आप इनको इग्नोर ना किया करें। साइंस सब्जेक्ट्स का भी आप किया करें, उनको भी पढ़ा करें, लेकिन इनको कभी भी इग्नोर ना करें। आइडेंटिफाई द वर्ड डेट कंटेन अ डेप्थोंग साउंड। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है जिसकी डेप्थोंग साउंड हो, जैसे कोइन। हमारे 2 वर्ड्स को, ये देखिए यहाँ पर द वर्ड कोइन कंटेन द डेप्थोंग, क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे वोवल्स आ रहे हैं। इन अ वर्ड फोटोग्राफ द प्राइमरी स्ट्रेस फॉल्स ऑन विच सिलेबल। किस सिलेबल के ऊपर ज़्यादा आ रहा है? जैसे हमने फोटोग्राफ, तो फर्स्ट पर आ रहा है। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन लैंग्वेज कॉल्ड। स्टडी अगर हम करें स्पीच साउंड की तो वो हमारी फोनेटिक्स होती हैं। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उसे हम बेस्टली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द एथर सेंट्रल पॉइंट आर प्राइमरी मैसेज। द सेंटेंस दैट यूजुअली स्टेट द मेन आइडिया इन अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। जो मेन आइडिया को हमारे पास बता रहा होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है।
वाइल रीडिंग फॉर द मेन आइडिया अ रीडर शुड फोकस प्राइमरली ऑन। जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं मेन आइडिया को, तो एक रीडर का जो प्राइमरी फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है, तो ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज, पूरी जो मीनिंग होता है ना किसी बात का, उस पर हमारा प्राइमरी फोकस होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप मेरी अपलोड के 4-5 साल बाद भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए इतनी ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ये आपकी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ आपकी जो ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपसे कहते हैं पास्ट फाइल कर लें, ये वाली फ़ाइल कर लें, ये वाले नोट्स कर लें। तो स्टूडेंट, उन चीज़ों में आपने बिल्कुल नहीं जाना। देखिए, आपके लिए इतनी आसानी बना दी गई है, डिफरेंट कलर्स के साथ आपको प्ले करवाया जा रहा है ताकि आपको एक गेम लगे, आपको बोरिंग इन्वायरमेंट ना लगे। आपने खुद पढ़ना है, अपने माइंड के अंदर लेकर जाना है, फिर आपने डिसीजन करना है कि करेक्ट कौन सा है। फिर जब आप करेक्ट को चूज़ करते हैं या इनकरेक्ट को चूज़ करते हैं तो नीचे आपको उसका कंसेप्ट भी मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी आपको ये वाली चीज़ मिलती हो। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर वीडियो को क्लिक कर लिया है तो कंप्लीट वॉच करना है और इंशाल्लाह 1/8 से पहले आपकी तमाम जो प्रिपरेशन है, कंसेप्ट्स हैं, क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैंने बिल्कुल इसी तरह क्लियर करवाए हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए लेक्चर को स्किप करके आपसे ये बात की गई है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ द टॉपिक सेंटेंस इज़ मिसिंग द मेन आइडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी। अगर टॉपिक ऑफ द सेंटेंस ही मिस हो जाए तो हमारा जो मेन आइडिया होता है उसको हम इम्प्लाइड कहते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब क्या है? एन इम्प्लाइड मीन मेन आइडिया इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द सपोर्टिंग आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया के अंदर वो छुपा हुआ हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग द मेन आइडिया। मेन आइडिया को ढूंढने के लिए हमारी क्या जो स्ट्रेटजी है जो गुड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम फोकस ऑन माइनर एग्जाम्पल। अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल के ऊपर फोकस कर लें तो वो गलत बात होती है, हमें पूरी को एनालाइज करना चाहिए। इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ स्पोर्टिंग डिटेल सर्व टू एक्सप्लेन, प्रूव और एक्सपेंड द मेन आइडिया। A paragraph is essentially a group of sentences related to one central point, topic or idea. तो ये देखिए, आपने इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना डैशबोर्ड। तो लेक्चर 4 कर लेते हैं हम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक एंड मेन आइडिया। सो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, अगर आप ये अभी याद कर लेते हैं तो आपके जितने भी MCQs आ जाएं टॉपिक के बारे में, मेन आइडिया के बारे में, आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या होता है? टॉपिक एक जनरल से स्टेटमेंट होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हम मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात कर रहे हैं, ये हमारे एक सिंपल सा जनरल सा टॉपिक होता है। आइडिया इज़ व्हाट द ऑथर से अबाउट दैट सब्जेक्ट। जिस तरह मैंने बताया ना कि मैं इस वीडियो के अंदर या इस पोर्टल के अंदर किस तरह से आपको कवर करवाऊंगी, किस तरह से आपको हेल्प आउट करूंगी, तो ये होता है हमारा मेन आइडिया। क्योंकि आपको जिस तरह यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मिड टर्म के नाम से, लेकिन हर एक की एक यूनिकनेस होती है, तो वही यूनिकनेस होती है मेन आइडिया। व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन एन एकेडमिक पैराग्राफ। एकेडमिक जो पैराग्राफ होते हैं कहाँ पर मिल जाया करता है हमें, जो हमारा मेन आइडिया होता है। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो हमारा मेन आइडिया होता है वो हमें बिगिनिंग के अंदर ही मिल जाता होता है मैक्सिमम। लेकिन जो हमारी एजुकेशनल की बात आ रही होती है तो वहाँ पर हमें सेंटर में भी मिलता, हमारी जो बिगिनिंग होती है वहाँ पर ही ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल को हमारे पास कौन सा वर्ड है जो बेस्टली डिस्क्राइब करता है? तो डैट वर्ड इज प्लिसिट। तो यहाँ पे नीचे आप देख भी सकते हैं, विच इज प्लिसिट मीन्स प्लीजेंटली काम और पीसफुल, विच इज़ द डायरेक्टली सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। When a writer provide example statics and facts, they are providing, जब वो statics और facts को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्सपोर्टिंग डिटेल दे रहे होते हैं। स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी चीज़ का सिनम या एंटोनियम नहीं आता या आपको पता नहीं चल रहा, जैसे हमें ये जो ट्रैंक्विल था इसका नहीं पता चल रहा था, तो आपने किस तरह से अपने एग्ज़ाम में छोटी सी नकल करनी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर। If an author write a paragraph about how cell phones disturb sleep, increase anxiety and reduce face-to-face interaction, the topic is। तो देखें, अगर किसी एथर ने गाय के फ़ोन के ये नुकसानात हैं तो वो क्या बात कर रहा है? वो स्लीपिंग डिस्ट्रप्शन की बात कर रहा है? नो, वो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सेल फोन की बात कर रहा है।
ट्रू और फॉल्स। द मेन आइडिया मस्ट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द टेक्स्ट। जो मेन आइडिया होता है उसे साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है भाई, छुपा होता है स्टेटमेंट के अंदर मेन आइडिया, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। टू क्विकली आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ द पैसेज अ रीडर शुड, रीडर के अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्किम कर सके फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड्स को, बार बार जो चीज़ आ रही है ना बार बार उसको वो जज कर सकता हो। इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन व्हाट डज अ रेफरेंस वर्ड लाइक, इट, दे, दिस, ये जो चीज़ें होती हैं किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, ये पॉइंट आउट करती हैं बैक आर फॉरवर्ड टू द अनदर वर्ड आर आइडिया इन अ टेक्स्ट। व्हेन अ प्रोनाउन रेफर बैक टू प्रीवियस मैंशनड नाउन इज कॉल्ड, जो वो किसी भी चीज़ को बैक कर रहा हो प्रीवियसली, यानी कि बैक जो चीज़ है ना प्रीवियसली उसके साथ उसे अटैच कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनोग्राफिक रेफरेंस। रीड द सेंटेंस। व्हेन ही अराइव्ड जॉन टेक ऑफ हिज कोट, द वर्ड ही रेफरिंग फॉरवर्ड टू जॉन इज एन एग्जाम्पल। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? ये कैटाफोरिक रेफरेंस की एग्जाम्पल है। Which of the following is a common डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग? रेफरेंस, किसी भी चीज़ का रेफरेंस करने के लिए हम किसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो दीज को। स्टूडेंट जैसे वो हमने पीछे MCQs किए हैं ना जिसके अंदर आपके मुश्किल मुश्किल टर्म्स आ रही है जैसे कैटाफोरिक है, एनाफोरिक, तो उनको अगर आप ना भी करें तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं आती आपके पेपर में, ओनली 2 से 3 MCQs आते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं बहुत आती हैं आपके पेपर में। चूज़ द करेक्ट participle. Milk has dash Mike has dash 3 sandwiches. तो माइक के साथ हमारा क्या आएगा? इटन। हमने आर्टिकल को चूज़ करना था ना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको पता ही है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल इटन। चूज़ द करेक्ट पार्टिसिपल। माई मदर हैज़ डैश द होल इन द सॉक्स। तो माई मदर हैज़ मेंडेड the hole in the socks. Understand reference is crucial for the reader because it helps to understand the connection and cohesive between sentence. बहुत important था ये MCQs आपका। Lecture number 6. Reading a text quickly to get the general idea or gist is known as. अगर आप जनरल आइडिया को देखना चाह रहे हैं तो ये हम आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी स्किमिंग कहलाती है। स्किम करना किसी भी चीज़ को ना। Quickly looking through a text to find a specific piece of information like date or name. डेट और नेम को अगर हम ढूंढ रहे होते हैं तो वो स्कैनिंग होती है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है स्कैनिंग इज़ यूज्ड व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू लुकिंग फॉर लाइक फाइंडिंग वर्ड्स आर डिक्शनरी। जैसे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो ऑफ ENG 101 तो आपके पास काफ़ी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं ENG 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन वीडियो बाय SDG इनसाइट्स तो आपके पास एग्जैक्टली SDG इनसाइट्स की ही आएंगी। इसी तरह हम जिस चीज़ को ढूंढना चाहते होते हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं। विच टेक्निक इज़ द बेस्ट टू यूज़ व्हेन लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फ़ोन नंबर इन अ डायरेक्टरी। जब आप डायरेक्टरी में से अपने दोस्त का नंबर ढूंढ रहे होते हैं तो वो आपकी स्कैनिंग होती है, आप स्कैन कर रहे होते हैं। इन SQ3R रीडिंग मेथड व्हाट डज द फर्स्ट S स्टैंड फॉर? फर्स्ट N स्टैंड फॉर सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूटन इमेजिन्ड लाइट टू डैश ऑफ द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी कंसिस्ट। इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 6% डैश 1970। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस, क्योंकि हमें बता दिया गया है, एक पीरियड बता दिया गया है। When skimming a chapter, which part should pay the most attention? कौन सी पार्ट जो most attention होती है? headings, सब headings and first sentence. Lecture number 7. Guessing the meaning of unfamiliar word by looking at the word and sentence around it is called. अगर हम गैस कर रहे हो किसी भी मीनिंग का या फिर एक सेंटेंस को पढ़ के ये सोच रहे हो कि इसका मीनिंग क्या होगा तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट क्लूज। माई कॉर्वेटीज कोरेसिस एपिटेट फॉर गैसोलीन मेड मी डिसाइड टू ट्रेड इन। व्हाट डज वोरेकस मीन्स हेयर? देखें अब वोरेकस का मतलब क्या होता है। अगर आप को नहीं पता तो अब हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा या आप इसके करीब करीब कैसे पहुँचेंगे?
आपने अपना MS वर्ड को ओपन करना है। न्यू डॉक्यूमेंट पर आपने यहाँ पर जाना, ये आपके पास मेलिंग के बाद आपके पास आता है रिव्यू, तो आपने रिव्यू के ऊपर जाना है। यहाँ पर आकर आपने सिलेक्ट करना है ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। सो स्टूडेंट, इसके आगे जो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आपने इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप जिस भी चीज़ का सीनम ढूंढना चाहें आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो कर रहे थे, हम उसके ऊपर आते हैं। जैसे हमारा ये वर्ड था वोरैकस, तो इसे हम करेंगे कॉपी, Ctrl+C। इसे आपको एग्जैक्टली तो नहीं मिलता, लेकिन आप इसके करीब करीब चले जाते हैं। इस तरह से अगर आप ये चीज़ें सॉल्व करते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट, आपके सामने आ गया है। इसका मतलब बिग हो सकता है, इसका मतलब हंगरी हो सकता है। अब देखें, आपने इन दोनों वर्ड्स का आपको पता था कि ये ए बिग और हंगरी, लेकिन अब देखिए इसका पीछे वाला जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। अब जैसे बात हो रही है एपिटाइट की, है ना। एपिटाइट हम किसे कहते हैं? भूख को कहते हैं। तो अब देखें, वो बात कर रहा था कि मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना बहुत एक्सटेंसिव किस्म की। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ह्यूज, ठीक है, बड़ी, यानी कि बिग। तो देखा आपने, बिग और हंगरी दोनों से हमें पता चल गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना है, थोड़ा सा अपने जो आपके निगरान होते हैं उनको देखकर, क्योंकि वो इस चीज़ से मना करते हैं। विच टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लू प्रोवाइड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड राइट आफ्टर इट यूज़। जो चीज़ राइट आफ्टर बिल्कुल उसके आखिर में यूज़ हो रही होती है, उसे हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? डेफिनेशन क्लू। आइडेंटिफाई एंटोनियम क्लू, आपने एंटोनियम क्लू फाइंड आउट करना है। अनलाइक हिज ग्रीगरियस ब्रदर मार्क हैज़ क्वाइट शेप, व्हाट डज ग्रीगरियस मीन। अब देखो, जो है ना मार्क, वो थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन उसका जो ब्रदर है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे क्या है? सोशेबल आर आउटगोइंग, यानी कि वो अंदर बाहर जाने वाला इंसान है। अब देखिए, चूज द सूटेबल ऑप्शन। आई डिडंट थिंक दीज फ्लावर्स डैश टू न्यू इंग्लैंड, एट लीस्ट आई हैव एवर सीन दैम। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ें, जो ये जो फ्लावर हैं वो इंग्लैंड से आए हैं, क्योंकि मैंने तो कभी देखे ही नहीं वहाँ पर। तो ये क्या आएगा? इंडिजियस। इंडिजियस का मतलब क्या है? किसी भी सर्टन एरिया को अगर हम कह रहे होते हैं ना कि भाई ये फ्लावर इंग्लैंड के, तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वोकेबलरी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ वर्ड डाउन इनटू इट्स रूट, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। तो जब हम सुफिक्स के अंदर या कर रहे होते हैं तो वो हमारे कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि इतनी मुश्किल MCQs, तो स्टूडेंट इतनी ही मुश्किल MCQs आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पर आप बहुत इजीली कर लेंगे। वाई इज़ बिल्डिंग वोकेबलरी इम्पोर्टेंट फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? तो इट अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स टेक्स्ट विदाउट कंसिस्टेंटली स्टॉपिंग। आपने इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करना है, ज़रूर पढ़ के जाना है जब आप MCQs कर चुके होंगे, क्योंकि ये आप जो चीज़ बार बार कर रहे होते हैं ना, फिर वो आपको याद रहती है। अ मोरिफेम एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड। अगर मीनिंग चेंज हो जाता है शुरू में डालने से तो वो क्या हो जाता है? प्रीफिक्स। द प्रीफिक्स एंटी प्राइमरली मीन्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है या अपोज्ड। इफ़ अ स्टूडेंट राइट प्री हिस्ट्रिक, द प्रीफिक्स प्री सिग्निफाई। प्री किस चीज़ को? पहले जो चीज़ होती है ना, उसको किस चीज़ को डिफाइन करी होती है? बिफोर को। विच प्रीफिक्स वुड ऐड टू द वर्ड लीगल, इलीगल। सुफिक्स मल्टी, मल्टी मैनी के लिए यूज़ होता है हमारे पास। वर्ड करेक्टली यूज प्रीफिक्स मिस, मिसटेक, मिसअंडरस्टूड, दोनों ही हैं। मिसटेक ज़्यादा, मिसअंडरस्टूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अगर हम टेक को अलग कर दें तो उसका कोई एज इट इज़ हमारा मीनिंग नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। वी आर प्लानिंग टू गो टू स्पेन डैश फ्रांस ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज़। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आइदर आर, या तो हम स्पेन जाएंगे या फिर हम फ्रांस जाएंगे। When a text provide a vivid detailed picture of a person, place or object, अगर कोई चीज़ हमें बहुत विविड चीज़ दे रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन, तो वो डिस्क्रिप्शन होती है। टू इफेक्टिवली लोकेट स्पेसिफिक डेटा इन अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, अ रीडर शुड यूज़ विच स्किल, किस चीज़ को वो, किस स्किल को वो यूज़ कर सकता है? वो स्कैनिंग को यूज़ कर सकता है। विच सिग्नल
single word are mostly commonly found in the descriptive writing that deals with the space. जहाँ पर space आ रही हो, किसी space की बात आ रही हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? above, next or below. She was in hurry riding her bike. She failed to see the rock. वो इतनी तेज़ी से बाइक चला रही थी कि उसे वो देख ही नहीं सकी कि वहाँ पर क्या है, एक पत्थर भी है. तो ये जो चीज़ है, ये किस इफ़ेक्ट को शो कर रहा है कि वो इस वजह से क्या हो गई, क्रश हो गई या फिर गिर गई या फेल हो गई. तो देखिए ना, अगर आप खुद ही देखें, अगर कोई पत्थर से टकराएगा तो वो गिरेगा ही. चूज़ द फ्रेयल वर्ब मोस्ट सिमिलर टू रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ का जो हमारे पास सिमिलर वर्ड आ जाता है वो क्या है? टर्न डाउन, इनकार कर देना. टू डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऑफ्टन रिलाई हैवली ऑन विच पार्ट ऑफ द स्पीच टू क्रिएट इमेजिनेशन. इमेजिनरी यानी कि, तो वो हमारा होता है एक ऐसा स्पेसिफिक होता है, जैसे अब हमारे पास एडजेक्टिव होती है, वो क्या कर देती है, हमारी किसी भी बात पर रिलाई करवा देती है बहुत ज़्यादा. लोकेटिंग इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली रिक्वायर द रीडर टू नो व्हाट स्पेसिफिक कीवर्ड्स दे आर लुकिंग फॉर. बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी आपका MCQ 9. अब हम 10 करेंगे. ये आई गेस स्टूडेंट हम कर चुके हैं. मोरिफीम एडिट एट द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स ग्रामेटिक कैटेगरी. हाँ जी, जो एंड पर लगता है हमने किया था, लेकिन हमने स्टार्ट वाला किया था. जो एंड पे लगता है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी सुफिक्स होती है. एडिंग द सुफिक्स टू द एडजेक्टिव क्विक टर्न इनटू इट. किस चीज़ में वो उसे क्विकली टर्न कर देता है? एडवर्ब के अंदर. विच सुफिक्स इज कॉमनली यूज टू टर्न अ verb into noun indicating a state or action. ITON or SION. If beautiful is a noun, what it is adjective form? अगर beautiful एक noun है तो उसकी adjective form क्या होगी? beautiful. beauty वो sorry student, वो beauty था, ये beautiful है. What is the definition of effect? effect की definition क्या है? result what happened in a given situation. Pick the most suitable phrasal verb. She bought her children dash on her own after the divorce. तो अपने डिवोर्स के बाद भी उसने अपने बच्चों को ऑन किया. तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा वर्ड ठीक होगा? अप, ब्रिंग अप या फिर उनकी परवरिश की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन फॉर्मिंग सुफिक्स. नाउन फॉर्मिंग सुफिक्स हमारे पास कौन सी है? OUS. नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास 11 है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन इज़ फंडामेंटली एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द रीडर एंड डैश. रीडर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जब भी हम इस चीज़ की डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर आता है टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट को वो दोनों स्किम कर रहे होते हैं. विच लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड. तो डैट इज़ लिटरल कॉम्प्रिहेंसेशन. व्हेन अ रीडर यूज प्रीरियर नॉलेज alongside text clue to understand unstated meaning, they are use. जब वो अनस्टेटेड मीनिंग्स को कर रहे होते हैं तो वो किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं? तो वो इन्फ्रेंस को यूज़ कर रहे होते हैं. फिल इन द ब्लैंक विद पार्टिसिपल. समवन हैज़ डैश माई टूथब्रश. समवन हैज़ यूज्ड माई टूथब्रश. फिल इन द ब्लैंक विद पार्टिसिपल. आई हैव डैश हिम फॉर 10 years. मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ. तो नोन. विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर इफेक्टिव रीडिंग कम्प्रिहेंसेशन. जो हिंडर कर रहा होता है वो रीडिंग वर्ड बाय वर्ड. जैसे हम आपको कहते हैं कि अपने हैंड आउट को इस तरह पढ़ें, लेकिन ये पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल सा ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है इतनी बोरिंग किस्म के हैंड आउट्स को पढ़ना. तो ये जो इंटरेक्टिव स्टाइल है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है. To fully understand our reading passage, a student should identify main ideas, supporting detail, and author tone. Lecture number 11. Reading comprehension is fundamentally an interactive process between the reader and reader. और किसके दरमियान ये interactive process होता है हमारे लिए? ये हमारे पास होता है, I guess, reading comprehension is fundamentally an interactive process between reader and publisher. No, text.
विच लेवल स्टूडेंट, ये लेक्चर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम मूव करते हैं। लेक्चर नंबर हमारे पास है 13। असेसिंग आर टेक्स्ट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग इट्स। अगर हम असेस कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ को इवेल्युएट कर रहे होते हैं? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड बाइसिस। आ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन ट्रू आर फॉल्स ऑब्जेक्टिवली। अगर हम किसी को ट्रू और फॉल्स कर देते हैं तो डेट इज़ अ ओपिनियन, डेट इज़ अ फैक्ट, सॉरी फैक्ट को हम ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट अ पर्सन बिलीव, अगर किसी की जो बिलीव होती है, फीलिंग होती है, जजमेंट, तो वो हमारा ओपिनियन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये। आई एम सॉरी, साद सेड आई एम सॉरी आई कांट अकम्पनी यू। फहद वाई सेड टू यू गिवन अ रीज़न। तो उसने कहा कि भाई रीज़न दो, क्यों नहीं आप मुझे कंपनी कर सकते? तो उसने क्या रीज़न दी कि वाई, वो क्या रीज़न देगा? आई कैन इफ़ यू वांट, अगर मैं कर सकता हूँ अगर आप कहो। नहीं, वो तो पहले ही सॉरी कर रहा है। इट्स हॉट, नो, ये भी कोई रीज़न नहीं है। माई मदर नॉट वेल, वो कहता है कि भाई मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी मम्मा बीमार हैं। तो ये रीज़न हो सकती थी। स्टेटमेंट है इलिटरेसी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टू आस्क इफ़ समवन एल्स एग्री। जो इलिटरेसी होती है, जाहलियत, वो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो टू आस्क इफ़ समवन एल्स, अगर आप किसी से ये कहें तो ये आपके पास क्या चीज़ होगी? क्या कहेंगे? वुड यू से सो, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा ही है? जिस तरह हम किसी से मशवरा कर रहे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कि भाई एग्री करो मेरी बात से, ठीक है। व्हेन एन एथर स्ट्रांगली फेवर वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट वाइल इग्नोरिंग वैलिड ओपोजिशन एविडेंस द टेक्स्ट कंटेन। तो अगर वो एक चीज़ को कर रहा है, दूसरी को बिल्कुल डिनाई कर रहा है, तो वो बाइस होता है, ठीक है। वर्ड लाइक बेस्ट, वर्ड्स, वंडरफुल, ट्रेबल एंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेट, किस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहे होते हैं? तो डेट इज ओपिनियन आर सब्जेक्टिविटी। लेक्चर नंबर 14। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर पूरा सिलेबस आपको मैंने कवर करवाया है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस पोर्टल की भी ज़रूरत होगी एज इट इज़। अगर इन केस कुछ सालों बाद ये जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो इन केस आप ये पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। तमाम MCQs मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एन एथर हु राइट आ मैनुअल ऑन हाउ टू ऑपरेट अ वॉशिंग मशीन इज़ टू। तो ऑपरेटिंग मशीन उसने देखा है कि किस तरह से उसे चलाना है, तो उसकी इन्फॉर्म है या फिर इंस्ट्रक्ट है। If a text try to conceive you to vote for a specific political candidate, it is purpose. अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको परस्यू कर रहा है तो वो परस्यूड होगा। To the attitude an author take toward the subject they are writing about is known as. जो जिस चीज़ के बारे में लिख रहा होता है वो क्या होती है? उसकी टोन होती है, किस तरह से वो प्रिसाइज कर रहा है किसी चीज़ को। Complete the sentence. Would you marry a man who dash fame dash money? क्या आप ऐसे शख्स से शादी करेंगी ना जिसके पास फेम है ना जिसके पास मनी? तो क्या होगा? नाइदर आर नोर। इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही वॉज टोल्ड नोट टू डैश पुलिसमैन। उसने पुलिसमैन से क्या कहा कि आप ना हंसो, ठीक है। ही टोल्ड किया है ना तो लाफ आएगा। इवेल्युएट द एथर क्रीडेंशियल्स हेल्प अ रीडर डिटरमाइन द टेक्स्ट। जो एथर के क्रीडेंशियल्स होते हैं वो क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करते हैं। A text written purely to amuse the reader like a comic strip has a primary purpose. तो अगर किसी रीडर को अम्यूज़ करने के लिए बनाया गया तो वो इंटरटेनिंग कंटेंट होगा हमारे पास। तो ये देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपनी लेक्चर नंबर 15 के ऊपर। विजुअल डेटा इन टेक्स्ट लाइक ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स प्राइमरली यूज़। किस चीज़ को वो यूज़ करता है? प्रेजेंट हमारी जो कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली। आ सर्कुलर चार्ट डिवाइड इनटू सेक्टर्स टू इलिस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन इज़। अगर वो न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन में उसको कट कर देता है तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास पाई चार्ट होता है। विच टाइप ऑफ ग्राफ इज़ बेस्ट सूटेड फॉर शोइंग चेंज आर ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई चीज़ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर भी ट्रेंडिंग में है तो वो किस चीज़ को शो करती है? लाइन ग्राफ को। अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन डेट यूज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। जो डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर कर रही होती है तो वो हमारे पास बार चार्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसको आप स्किप कर दें क्योंकि ये वाला जो डेटा है आपकी आता है ENG 201 में।
ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन आपकी ENG 201 के लिए, इसके लिए ये एज इट इज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है। लेक्चर नंबर 14 की तरफ आज 16 की तरफ आते हैं हम यहाँ से। When you evaluate a text, you are effectively acting as, जब आप evaluate कर रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो आप एज अ क्रिटिकल आर्ट जज एक्ट कर रहे होते हैं। Which of the following is a key question to ask when evaluating a text? हम कौन सा की क्वेश्चन करते हैं? Is the evidence provided advocate are relevant? A logical fallacy in an argument mean the author reasoning, जो author read का वो flawed हैं या फिर उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव हैं, यानी कि धोखा देने वाली। अटैकिंग द पर्सन मेकिंग द आर्ग्यूमेंट रादर देन द आर्ग्यूमेंट इट सेल्फ, इट वॉज फेलेसी। अगर हम किसी को टारगेट कर रहे हैं पर्सनली, ना कि उसके आर्ग्यूमेंट को, तो वो हमारे पास क्या होती है? एड ओमिनम आर्ग्यूइंग डैट समथिंग मस्ट बी ट्रू जस्ट बिकॉज एवरी वन एल्स बिलीव इट। अगर कोई चीज़ सिर्फ हम इसलिए ट्रू कहते हैं कि हर बंदा उस पर बिलीव करे, तो वह है बैंडिवोइंग फेलिसी। इफ एन ऑथर जम्प टू अ बोर्ड कंक्लूजन बेस्ड ऑन ओनली वन आर टू आइसोलेटेड एग्जाम्पल, दे आर कमिटिंग, किस चीज़ को वो कमिट कर रहा है? वो कमिट कर रहा है हैज़ी जनरलाइजेशन को। अ क्रिटिकल रीडर शुड लुक out for a loading words which are called carry strong emotion weight to manipulate the reader। अब बिल्कुल लास्ट वाले हम लेक्चर कर लेते हैं 17 synonyms and antonyms। word that have similar or nearly identical meanings are called। synonyms जो होते हैं वो होते हैं identical meanings वाले, word opposite meaning opposite वाले antonyms होते हैं। choose a एबडंट का जो आपके पास सिनम होता है वो क्या होता है? तो वो प्लिंटीफुल होता है, प्लिंटीफुल। तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं, MS वर्ड से भी। चूज़ द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक। चूज़ द ल्यूसिड, ल्यूसिड का जो आपके पास सिनम है वो क्या है? तो ल्यूसिड का होता है क्लियर। डिलीजेंटली का आपके पास सिनम क्या होता है? डिलीजेंटली का सिनम है लेजी। इफ़ टेक्स्ट से द पॉलिटिशियन ट्राई टू कंसील द फाइल्स, कंसील मीन, तो कंसील का इंटोनियम क्या होगा? कंसील करना तो हमारे पास छुपाना, ये होगा रिवेल, ठीक है, उल्ट इसका। लेक्चर नंबर 18। अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड, हर जो कंप्लीट सेंटेंस है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस डेट लेक अ सब्जेक्ट अ वर्ब और डजेंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जो कंप्लीट थॉट को नहीं प्रेजेंट कर रहा, वो एक हमारा सेंटेंस फ्रेगमेंट है। ये जो लास्ट लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनका जो एक MCQs है आपने ध्यान से करना है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड इनकरेक्टली विदाउट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन आर कंजक्शन फॉर्म, अगर वो इनअप्रोप्रिएटली जुड़ गए हैं तो वो हमारे पास एक रन ऑन सेंटेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट कंजक्शन? फेंस बॉय, इसकी जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो आपके पास क्या होगी? बट। अ सेंटेंस कंटेनिंग 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो आपके पास क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अंडर द ओल्ड ओक ट्री सेट अ स्मॉल ब्लैक कैट, तो इसका आपने करेक्ट चूज़ करना है, डैट इज़ अ कैट। इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैट है, ठीक है। विच पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज टू सेपरेट 2 क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके लिए हम सेमीकोलन को यूज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 19 है पैराग्राफ पैटर्न्स एंड ट्रांजिशंस। अ पैराग्राफ दैट टेल्स अ स्टोरी आर रीकाउंटर अ सीरीज ऑफ इवेंट यूजिंग पैटर्न, जिसके अंदर एक पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, वो हमारी नरेशंस होती हैं या नैरेटिव। विच पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हाईलाइट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, हमारे पास क्या होता है? वो एक सिंपली हमारे पास कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट होती है। ट्रांसिशन लाइक फर्स्ट देन नेक्स्ट फाइनली एंड टिपिकली यूज्ड इन विच पैटर्न, किस पैटर्न के लिए ये यूज़ हो रही होती है? क्रोनोलॉजिकल पैटर्न यानी कि टाइम ऑर्डर के लिए यूज़ हो रही होती है। विच ट्रांजिशन वर्ड वुड बेस्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस? ही स्टडीड हार्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ENG 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन करेंगे। आपका सिलेबस लेक्चर 1 से लेक्चर 20 तक का है
और पेपर आपका MCQs बेस्ड है। तो मेरे चैनल पर आपको तमाम बुक्स की पेपर प्रिपरेशन वीडियो प्लस लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल कर दी गई है। आप वहां पर जाकर अपने तमाम सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर है रीडिंग एंड डिक्शनरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूज अ डिक्शनरी टेल्स टू अर्चर अ वर्ड करेक्टली। अर्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना। तो ये हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। इफ डिक्शनरी शो डैट वर्ड रिकॉर्ड विद द स्ट्रेस मार्क ऑन अ फर्स्ट सिलेबल, रिकॉर्ड यानी कि जो स्ट्रेस मार्क है ना ये वाला, तो इट इज़ अ फंक्शनली एज, तो ये किस तरह फंक्शन कर रहा होगा? ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा होगा। चूज द एंटोनियम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, आवर इन्वेस्टिगेशन विल रिवेल द ट्रूथ। रिवेल का मतलब क्या होता है? इसका हमने इंटोनियम करना था स्टूडेंट, तो इसका सिनम होता है एक्सपोज करना, ठीक है, और एंटोनियम क्या होता है? कंसील करना यानी कि छुपाना। तो ये देखिए जैसे ही हम रोंग मार्क करते हैं तो ये करेक्ट हमें बता देता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ गुड डिक्शनरी विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अ वर्ड ओरिजिनेटेड, दिस इज कॉल्ड। तो कहाँ से वो वर्ड आया है, एक अच्छी डिक्शनरी हमें ये बताती है। इसे हम क्या कहते हैं? इथोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ऑफ द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। स्टूडेंट ये पेपर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, करेक्ट स्पेलिंग, आपके पंक्चुएशंस, आपकी जो एंटोनियम्स सिनम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो कैलेंडर के आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या है? CALENDAR। फिल इन द ब्लैंक, द वेदर बोट माई कोल्ड ऑन। ये नीचे आप इसकी रीज़न भी देख सकते हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपका कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाए। विच सुफिक्स कैन करेक्टली बी एडेड टू द रूट वर्ड इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक के स्टार्ट में हम क्या सुफिक्स लगा सकते हैं? एंड में हम क्या सुफिक्स लगा सकते हैं? इलेक्ट्रिशियन जैसे होता है ना, IEN हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपने जब इसे सॉल्व कर लेना है तो आपने इसको अगेन पढ़ना है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसके नीचे जो कंसेप्ट जस्टिफिकेशन है वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कंसेप्ट मास्टर हो जाएंगे। फिर चाहे जैसा मर्जी आपके पास MCQs आ जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो हमारी कॉन्सोनेंट्स होती हैं उसकी कितनी साउंड्स होती हैं? तो 24 होती हैं वोवल्स को निकाल कर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी प्योर वोवल साउंड आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश फोनेटिक्स। तो जो प्योर हमारी वोवल साउंड होती है इंग्लिश फोनेटिक्स में, उसे हम किस तरह से उसका कितने स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं? तो 12 हैं हमारे पास। विच सैम्बल इज कॉमनली यूज टू डिक्शनरीज टू डिनोट द प्राइमरी स्ट्रेस ऑफ द वर्ड। तो हमारी जो एपोस्ट्रोफी होती है ना, लाइक इस तरह का मार्क होता है ऊपर लगा होता है, तो ये हमारे स्ट्रेस को डिफाइन करता है। अ साउंड फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 वॉवल्स इन अ सिंगल वर्ड। अगर 2 को हम मिलाते हैं और एक सिंगल वर्ड बना लेते हैं तो वो हमारा डेप्थोंग होता है। एक बात याद रखें स्टूडेंट, आपका ENG 101 का पेपर अच्छा खासा मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सिंपल इंग्लिश ही तो है, कर लेंगे हम, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये आपका पेपर काफ़ी टफ होता है और आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स ने तो आपका CGPA हाई करना होता है। तो आप इनको इग्नोर ना किया करें। साइंस सब्जेक्ट्स को भी आप किया करें, उनको भी पढ़ा करें, लेकिन इनको कभी भी इग्नोर ना करें। आइडेंटिफाई द वर्ड डेट कंटेन अ डेप्थोंग साउंड। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है जिसकी डेप्थोंग साउंड हो, जैसे कोइन। हमारे 2 वर्ड्स को, ये देखिए यहाँ पर द वर्ड कोइन कंटेन द डेप्थोंग, क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे वोवल्स आ रहे हैं। इन अ वर्ड फोटोग्राफ द प्राइमरी स्ट्रेस फॉल्स ऑन विच सिलेबल। किस सिलेबल के ऊपर ज़्यादा आ रहा है? जैसे हमने फोटोग्राफ, तो फर्स्ट पर आ रहा है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन लैंग्वेज कॉल्ड। स्टडी अगर हम करें स्पीच साउंड की तो वो हमारी फोनेटिक्स होती हैं। द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ इज बेस्ट डिफाइंड एज। पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उसे हम बेस्टली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द एथर सेंट्रल पॉइंट आर प्राइमरी मैसेज। द सेंटेंस दैट यूजुअली स्टेट द मेन आइडिया इन अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। जो मेन आइडिया को हमारे पास बता रहा होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। वाइल रीडिंग फॉर द मेन आइडिया अ रीडर शुड फोकस प्राइमरली ऑन। जब हम
डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं मेन आइडिया को, तो एक रीडर का जो प्राइमरी फोकस होता है वो किस चीज़ पर होता है, तो ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज, पूरी जो मीनिंग होता है ना किसी बात का, उस पर हमारा प्राइमरी फोकस होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप मेरी अपलोड के 4-5 साल बाद भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए इतनी ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ये आपकी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आपकी जो ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपसे कहते हैं पास्ट फाइल कर लें, ये वाली फाइल कर लें, ये वाले नोट्स कर लें। तो स्टूडेंट, उन चीज़ों में आपने बिल्कुल नहीं जाना। देखिए, आपके लिए इतनी आसानी बना दी गई है, डिफरेंट कलर्स के साथ आपको प्ले करवाया जा रहा है ताकि आपको एक गेम लगे, आपको बोरिंग इन्वायरमेंट ना लगे। आपने खुद पढ़ना है, अपने माइंड के अंदर लेकर जाना है, फिर आपने डिसीजन करना है कि करेक्ट कौन सा है। फिर जब आप करेक्ट को चूज़ करते हैं या इनकरेक्ट को चूज़ करते हैं तो नीचे आपको उसका कंसेप्ट भी मिलता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पर भी आपको ये वाली चीज़ मिलती हो। तो स्टूडेंट्स, आपने अगर वीडियो को क्लिक कर लिया है तो कंप्लीट वॉच करना है और इंशाल्लाह 1/8 से पहले आपकी तमाम जो प्रिपरेशन है, कंसेप्ट्स हैं, क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैंने बिल्कुल इसी तरह क्लियर करवाए हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेक्चर को स्किप करके आपसे ये बात की गई है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ द टॉपिक सेंटेंस इज मिसिंग द मेन आइडिया इज कंसिडर्ड टू बी। अगर टॉपिक ऑफ द सेंटेंस ही मिस हो जाए तो हमारा जो मेन आइडिया होता है उसको हम इम्प्लाइड कहते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब क्या है? एन इम्प्लाइड मीन मेन आइडिया इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी इन्फरेड फ्रॉम द सपोर्टिंग आइडिया। सपोर्टिंग आइडिया के अंदर वो छुपा हुआ हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग द मेन आइडिया। मेन आइडिया को ढूंढने के लिए हमारी क्या जो स्ट्रेटजी है जो गुड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम फोकस ऑन माइनर एग्जाम्पल। अगर हम छोटी सी एग्जाम्पल के ऊपर फोकस कर लें तो वो गलत बात होती है, हमें पूरे को एनालाइज करना चाहिए। इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ स्पोर्टिंग डिटेल सर्व टू एक्सप्लेन, प्रूव और एक्सपेंड द मेन आइडिया। A paragraph is essentially a group of sentences related to one central point, topic or idea. तो ये देखिए, आपने इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना डैशबोर्ड। तो लेक्चर 4 कर लेते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक एंड मेन आइडिया। सो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, अगर आप ये अभी याद कर लेते हैं तो आपके जितने भी MCQs आ जाएं टॉपिक के बारे में, मेन आइडिया के बारे में, आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या होता है? टॉपिक एक जनरल सी स्टेटमेंट होती है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हम मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात कर रहे हैं, ये हमारे एक सिंपल सा जनरल सा टॉपिक होता है। आइडिया इज व्हाट द ऑथर से अबाउट दैट सब्जेक्ट। जिस तरह मैंने बताया ना कि मैं इस वीडियो के अंदर या इस पोर्टल के अंदर किस तरह से आपको कवर करवाऊंगी, किस तरह से आपको हेल्प आउट करूंगी, तो ये होता है हमारा मेन आइडिया। क्योंकि आपको जिस तरह यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मिड टर्म के नाम से, लेकिन हर एक की एक यूनिकनेस होती है, तो वही यूनिकनेस होती है मेन आइडिया। व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन एन एकेडमिक पैराग्राफ। एकेडमिक जो पैराग्राफ होते हैं कहाँ पर मिल जाया करता है हमें, जो हमारा मेन आइडिया होता है। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम जो हमारा मेन आइडिया होता है वो हमें बिगिनिंग के अंदर ही मिल जाता होता है मैक्सिमम। लेकिन जो हमारी एजुकेशनल की बात आ रही होती है तो वहाँ पर हमें सेंटर में भी मिलता, हमारी जो बिगिनिंग होती है वहाँ पर ही ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल को हमारे पास कौन सा वर्ड है जो बेस्टली डिस्क्राइब करता है? तो डैट वर्ड इज प्लिसिड। तो यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हैं, विच इज प्लिसिड मीन्स प्लीजेंटली काम और पीसफुल, विच इज द डायरेक्टली सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। When a writer provide example, statistics and facts, they are providing। जब वो statistics और facts को प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो एक्सपोर्टिंग डिटेल दे रहे होते हैं। स्टूडेंट, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको किसी चीज़ का सिनोनिम या एंटोनियम नहीं आता या आपको पता नहीं चल रहा, जैसे हमें ये जो ट्रैंक्विल था इसका नहीं पता चल रहा था, तो आपने किस तरह से अपने एग्जाम में छोटी सी नकल करनी है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर। If an author write a paragraph about how cell phones disturb sleep, increase anxiety and reduce face-to-face interaction, the topic is। तो देखें, अगर किसी ऑथर ने गाय के फ़ोन के ये नुकसानात हैं तो वो क्या बात कर रहा है? वो स्लीपिंग डिस्ट्रप्शन की बात कर रहा है? नो, वो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सेल फोन की बात कर रहा है। ट्रू और फॉल्स। द मेन आइडिया मस्ट ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द टेक्स्ट।
जो मेन आइडिया होता है उसे साफ साफ लिखा होना चाहिए। ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है भाई, छुपा होता है स्टेटमेंट के अंदर मेन आइडिया, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। टू क्विकली आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ द पैसेज अ रीडर शुड, रीडर के अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्किम कर सके फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड्स को, बार बार जो चीज़ आ रही है ना बार बार उसको वो जज कर सकता हो। इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन व्हाट डज अ रेफरेंस वर्ड लाइक, इट, दे, दिस, ये जो चीज़ें होती हैं किस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं, ये पॉइंट आउट करती हैं बैक आर फॉरवर्ड टू द अनदर वर्ड आर आइडिया इन अ टेक्स्ट। व्हेन अ प्रोनाउन रेफर बैक टू प्रीवियस मेंशन्ड नाउन इज कॉल्ड, जो वो किसी भी चीज़ को बैक कर रहा हो प्रीवियसली, यानी कि बैक जो चीज़ है ना प्रीवियसली उसके साथ उसे अटैच कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनोग्राफिक रेफरेंस। रीड द सेंटेंस, व्हेन ही अराइव्ड जॉन टेक ऑफ हिज कोट, द वर्ड ही रेफरिंग फॉरवर्ड टू जॉन इज एन एग्जाम्पल। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? ये कैटाफोरिक रेफरेंस की एग्जाम्पल है। Which of the following is a common डिस्ट्रक्टिव प्रोनाउंस यूज्ड फॉर रेफरेंसिंग? रेफरेंस, किसी भी चीज़ का रेफरेंस करने के लिए हम किसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो दीज को। स्टूडेंट जैसे वो हमने पीछे एमसीक्यूज किए हैं ना जिसके अंदर आपके मुश्किल मुश्किल टर्म्स आ रही है जैसे कैटाफोरिक है, एनाफोरिक, तो उनको अगर आप ना भी करें तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं आती आपके पेपर में, ओनली 2 से 3 एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं बहुत आती हैं आपके पेपर में। चूज द करेक्ट participle. Milk has dash Mike has dash 3 sandwiches. तो माइक के साथ हमारा क्या आएगा? इटन। उसने, हमने आर्टिकल को चूज करना था ना, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको पता ही है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल इटन। चूज द करेक्ट पार्टिसिपल। माई मदर हैज डैश द होल इन द सॉक्स। तो माई मदर हैज मेंडेड the hole in the socks. Understand reference is crucial for the reader because it helps to understand the connection and cohesive between sentence. बहुत important था ये MCQs आपका। Lecture number 6. Reading a text quickly to get the general idea or gist is known as. अगर आप जनरल आइडिया को देखना चाह रहे हैं तो ये हम आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी स्किमिंग कहलाती है। स्किम करना किसी भी चीज़ को ना। Quickly looking through a text to find a specific piece of information like date or name. Date or name को अगर हम ढूंढ रहे होते हैं तो वो स्कैनिंग होती है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है स्कैनिंग इज यूज्ड व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर यू लुकिंग फॉर लाइक फाइंडिंग वर्ड्स आर डिक्शनरी। जैसे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो ऑफ ENG 101 तो आपके पास काफ़ी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लिखते हैं ENG 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन वीडियो बाय SDG इनसाइट्स तो आपके पास एग्जैक्टली SDG इनसाइट्स की ही आएंगी। इसी तरह हम जिस चीज़ को ढूंढना चाहते होते हैं उसको हम फाइंड आउट करते हैं। विच टेक्निक इज़ द बेस्ट टू यूज़ व्हेन लुकिंग फॉर अ फ्रेंड फोन नंबर इन अ डायरेक्टरी। जब आप डायरेक्टरी में से अपने दोस्त का नंबर ढूंढ रहे होते हैं तो आपकी स्कैनिंग होती है, आप स्कैन कर रहे होते हैं। इन SQ3R रीडिंग मेथड व्हाट डज द फर्स्ट S स्टैंड फॉर? फर्स्ट N स्टैंड फॉर सर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूटन इमेजिन्ड लाइट टू डैश ऑफ द पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी कंसिस्ट। इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 6% डैश 1970। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस, क्योंकि हमें बता दिया गया है, एक पीरियड बता दिया गया है। When skimming a chapter, which part should pay the most attention? कौन सी पार्ट जो most attention होती है? हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड फर्स्ट सेंटेंस। लेक्चर नंबर 7 guessing the meaning of unfamiliar word by looking at the word and sentence around it is called। अगर हम गैस कर रहे हो किसी भी मीनिंग का या फिर एक सेंटेंस को पढ़ के ये सोच रहे हो कि इसका मीनिंग क्या होगा तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट क्लूज। माई कॉर्वेटीज कोरेसिस एपिटेट फॉर गैसोलीन मेड मी डिसाइड टू ट्रेड इन। व्हाट डज वोरेकस मीन्स हियर? देखें अब वोरेकस का मतलब क्या होता है। अगर आप को नहीं पता तो अब हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा या आप इसके करीब करीब कैसे पहुंचेंगे? आपने अपना MS वर्ड को ओपन करना है। न्यू डॉक्यूमेंट पर आपने यहाँ पर जाना, ये आपके पास मेलिंग
के बाद आपके पास आता है रिव्यू। तो आपने रिव्यू के ऊपर जाना है। यहाँ पर आकर आपने सिलेक्ट करना है ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। सॉरी स्टूडेंट, इसके आगे जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर आकर आपने इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप जिस भी चीज़ का सिनोनिम ढूंढना चाहें आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो कर रहे थे, हम उसके ऊपर आते हैं। जैसे हमारा ये वर्ड था वोरैकस, तो इसे हम करेंगे कॉपी, Ctrl+C। इसे आपको एग्जैक्टली तो नहीं मिलता, लेकिन आप इसके करीब करीब चले जाते हैं। इस तरह से अगर आप ये चीज़ें सॉल्व करते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट, आपके सामने आ गया है। इसका मतलब बिग हो सकता है, इसका मतलब हंगरी हो सकता है। अब देखें, आपने इन दोनों वर्ड्स का आपको पता था कि ये एक बिग और हंगरी, लेकिन अब देखिए इसका पीछे वाला जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। अब जैसे बात हो रही है एपिटाइट की, है ना। एपिटाइट हम किसे कहते हैं? भूख को कहते हैं। तो अब देखें, वो बात कर रहा था कि मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना बहुत एक्सटेंसिव किस्म की। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ह्यूज, ठीक है, बड़ी, यानी कि बिग। तो देखा आपने, बिग और हंगरी दोनों से हमें पता चल गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना है, थोड़ा सा अपने जो आपके निगरान होते हैं उनको देखकर, क्योंकि वो इस चीज़ से मना करते हैं। विच टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लू प्रोवाइड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड राइट आफ्टर इट यूज। जो चीज़ राइट आफ्टर बिल्कुल उसके आखिर में यूज़ हो रही होती है, उसे हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? डेफिनेशन क्लू। आइडेंटिफाई एंटोनियम क्लू, आपने एंटोनियम क्लू फाइंड आउट करना है। अनलाइक हिज ग्रीगरस ब्रदर मार्क हैज क्वाइट शे, व्हाट डज ग्रीगरस मीन। अब देखो, जो है ना मार्क, वो थोड़ा सा शर्मीला है, लेकिन उसका जो ब्रदर है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे क्या है? सोशेबल आर आउटगोइंग, यानी कि वो अंदर बाहर जाने वाला इंसान है। अब देखिए, चूज द सूटेबल ऑप्शन। आई डिडंट थिंक दीज फ्लावर्स डैश टू न्यू इंग्लैंड, एट लीस्ट आई हैव एवर सीन देम। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ें, ये जो फ्लावर हैं वो इंग्लैंड से आए हैं, क्योंकि मैंने तो कभी देखे ही नहीं वहाँ पर। तो ये क्या आएगा? इंडिजियस। इंडिजियस का मतलब क्या है? किसी भी सर्टन एरिया को अगर हम कह रहे होते हैं ना कि भाई ये फ्लावर इंग्लैंड के, तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है विच वोकैबुलरी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ वर्ड डाउन इनटू इट्स रूट, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। तो जब हम सुफिक्स के अंदर या कर रहे होते हैं तो वो हमारे कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इतनी मुश्किल एमसीक्यूज, तो स्टूडेंट इतने ही मुश्किल एमसीक्यूज आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पर आप बहुत इजीली कर लेंगे। वाई इज बिल्डिंग वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? तो इट अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स टेक्स्ट विदाउट कंसिस्टेंटली स्टॉपिंग। आपने इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करना है, ज़रूर पढ़ के जाना है जब आप एमसीक्यूज कर चुके होंगे, क्योंकि ये आप जो चीज़ बार बार कर रहे होते हैं ना, फिर वो आपको याद रहती है। अ मोरिफेम एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ रूट वर्ड चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड। अगर मीनिंग चेंज हो जाता है शुरू में डालने से तो वो क्या हो जाता है? प्रीफिक्स। द प्रीफिक्स एंटी प्राइमरली मीन्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है या अपोज्ड। इफ अ स्टूडेंट राइट प्री हिस्ट्रिक, द प्रीफिक्स प्री सिग्निफाई। प्री किस चीज़ को? पहले जो चीज़ होती है ना, उसको किस चीज़ को डिफाइन करी होती है? बिफोर को। विच प्रीफिक्स वुड ऐड टू द वर्ड लीगल, इलीगल। सुफिक्स मल्टी, मल्टी मैनी के लिए यूज होता है हमारे पास। वर्ड करेक्टली यूज प्रीफिक्स मिस, मिसटेक, मिसअंडरस्टूड, दोनों ही हैं। मिसटेक ज़्यादा, मिसअंडरस्टूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अगर हम टेक को अलग कर दें तो उसका कोई एज इट इज़ हमारा मीनिंग नहीं बनता। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। वी आर प्लानिंग टू गो टू स्पेन डैश फ्रांस ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? आइदर आर, या तो हम स्पेन जाएंगे या फिर हम फ्रांस जाएंगे। When a text provide a vivid detailed picture of a person, place or object, अगर कोई चीज़ हमें बहुत विविड चीज़ दे रही है, उसकी एक्सप्लेनेशन तो वो डिस्क्रिप्शन होती है। टू इफेक्टिवली लोकेट स्पेसिफिक डेटा इन अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, आ रीडर शुड यूज विच स्किल, किस चीज़ को वो, किस स्किल को वो यूज़ कर सकता है? वो स्कैनिंग को यूज़ कर सकता है। विच सिग्नल सिंगल वर्ड आर मोस्टली कॉमनली फाउंड इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दैट डील्स विद द स्पेस, जहाँ पर स्पेस आ रही हो
किसी स्पेस की बात आ रही हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, अबव, नेक्स्ट, आर, बिलो। शी वॉज इन हरी राइडिंग हर बाइक, शी फेल्ड टू सी द रॉक। वो इतनी तेज़ी से बाइक चला रही थी कि उसे वो देख ही नहीं सकी कि वहाँ पर क्या है, एक पत्थर भी है। तो ये जो चीज़ है ये किस इफ़ेक्ट को शो कर रहा है कि वो इस वजह से क्या हो गई, क्रश हो गई या फिर गिर गई या फेल हो गई। तो देखिए ना, अगर आप खुद ही देखें, अगर कोई पत्थर से टकराएगा तो वो गिरेगा ही। चूज द फ्रेजल वर्ब मोस्ट सिमिलर टू रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का जो हमारे पास सिमिलर वर्ड आ जाता है वो क्या है, टर्न डाउन, इनकार कर देना। टू डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऑफ्टन रिलाई हैविली ऑन विच पार्ट ऑफ द स्पीच टू क्रिएट इमेजिनेशन, इमेजिनरी यानी कि, तो वो हमारा होता है एक ऐसा स्पेसिफिक होता है, जैसे अब हमारे पास एडजेक्टिव होती है, वो क्या कर देती है, हमारी किसी भी बात पर रिलाई करवा देती है बहुत ज़्यादा। लोकेटिंग इंफॉर्मेशन efficiently रिक्वायर द रीडर टू नो what स्पेसिफिक कीवर्ड्स दे आर लुकिंग फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी आपका MCQ 9। अब हम 10 करेंगे। ये आई गेस स्टूडेंट हम कर चुके हैं। मोरिफीम एडिट एट द एंड ऑफ द वर्ड टू चेंज इट्स ग्रामेटिक कैटेगरी। हाँ जी, जो एंड पर लगता है हमने किया था, लेकिन हमने स्टार्ट वाला किया था। जो एंड पे लगता है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी सुफिक्स होती है। एडिंग द सुफिक्स टू द एडजेक्टिव क्विक टर्न इनटू इट। किस चीज़ में वो उसे क्विकली टर्न कर देता है, एडवर्ब के अंदर। Which suffix is commonly used to turn a verb into noun indicating a state or action? I-T-O-N or S-I-O-N. If beautiful is a noun, what it is adjective form? अगर beautiful एक noun है तो उसकी adjective form क्या होगी, beautiful. Beauty, वो sorry student, वो beauty था, ये beautiful है। What is the definition of effect? Effect की definition क्या है, result what happened in a given situation. Pick the most suitable phrasal verb. She bought her children dash on her own after the divorce. तो अपने डिवोर्स के बाद भी उसने अपने बच्चों को ऑन किया। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा वर्ड ठीक होगा, अप, ब्रिंग अप या फिर उनकी परवरिश की। Which of the following is not a noun forming suffix? नाउन फॉर्मिंग suffix हमारे पास कौन सी है, OUS। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास 11 है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन इज फंडामेंटली एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द रीडर एंड डैश। रीडर एंड, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जब भी हम इस चीज़ की डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पर आता है टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट को वो दोनों स्किम कर रहे होते हैं। विच लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, तो डेट इज लिटरल कॉम्प्रिहेंसेशन। When a reader use prior knowledge alongside text clue to understand unstated meaning, they are used. जब वो unstated meanings को कर रहे होते हैं तो वो किस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो inference को यूज़ कर रहे होते हैं। Fill in the blank with participle. Someone has dashed my toothbrush. Someone has used my toothbrush. Fill in the blank with participle. I have dashed him for 10 years. मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ, तो known. Which of the following hinder effective reading comprehension? जो हिंडर कर रहा होता है वो रीडिंग वर्ड बाय वर्ड। जैसे हम आपको कहते हैं कि अपने हैंड आउट को इस तरह पढ़ें, लेकिन ये पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल सा ही होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है इतनी बोरिंग किस्म के हैंड आउट्स को पढ़ना। तो ये जो इंटरेक्टिव स्टाइल है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। To fully understand our reading passage, a student should identify main ideas, plotting detail, and author tone. Lecture number 11. Reading comprehension is fundamentally an interactive process between the reader and reader, और किसके दरमियान ये interactive process होता है हमारे लिए, ये हमारे पास होता है I guess reading comprehension is fundamentally an interactive process between reader and publisher, no, text. Which level student, ये लेक्चर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम मूव करते हैं। लेक्चर नंबर हमारे पास है 13।
असेसिंग आर टेक्स्ट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग इट्स। अगर हम असेस कर रहे होते हैं तो हम किस चीज़ को इवेल्युएट कर रहे होते हैं? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड बाइसेस। आ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स ऑब्जेक्टिवली। अगर हम किसी को ट्रू और फॉल्स कर देते हैं तो दैट इज़ अ ओपिनियन, दैट इज़ अ फैक्ट। सॉरी, फैक्ट को हम ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं। अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट अ पर्सन बिलीव। अगर किसी की जो बिलीव होती है, फीलिंग होती है, जजमेंट, तो वो हमारा ओपिनियन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये। आई एम सॉरी, साद सेड आई एम सॉरी आई कांट अकम्पनी यू। फहद वाई सेड टू यू गिवन अ रीज़न। तो उसने कहा कि भाई रीज़न दो, क्यों नहीं आप मुझे अकम्पनी कर सकते? तो उसने क्या रीज़न दी कि वाई, वो क्या रीज़न देगा? आई कैन इफ़ यू वांट, अगर मैं कर सकता हूँ अगर आप कहो। नहीं, वो तो पहले ही सॉरी कर रहा है। इट्स हॉट, नो, ये भी कोई रीज़न नहीं है। माई मदर नॉट वेल, वो कहता है कि भाई मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी मम्मा बीमार हैं। तो ये रीज़न हो सकती थी। स्टेटमेंट है इलिटरेसी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टू आस्क इफ़ समवन एल्स एग्री। जो इलिटरेसी होती है, जाहलियत, वो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो टू आस्क इफ़ समवन एल्स, अगर आप किसी से ये कहें तो ये आपके पास क्या चीज़ होगी? क्या कहेंगे? वुड यू से सो, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा ही है? जिस तरह हम किसी से मशवरा कर रहे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं कि भाई एग्री करो मेरी बात से, ठीक है। व्हेन एन एथर स्ट्रांगली फेवर वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट वाइल इग्नोरिंग वैलिड ओपोजिशन एविडेंस द टेक्स्ट कंटेन। तो अगर वो एक चीज़ को कर रहा है, दूसरी को बिल्कुल डिनाई कर रहा है, तो वो बाइस होता है, ठीक है। वर्ड लाइक बेस्ट, वर्ड्स, वंडरफुल, ट्रेबल एंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेट। किस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहे होते हैं? तो डेट इज ओपिनियन और सब्जेक्टिविटी। लेक्चर नंबर 14। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसके अंदर पूरा सिलेबस आपको मैंने कवर करवाया है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस पोर्टल की भी ज़रूरत होगी एज इट इज़। अगर इन केस कुछ सालों बाद ये जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो इन केस आप ये पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इसके अंदर तमाम चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। तमाम MCQs मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एन एथर हु राइट आ मैनुअल ऑन हाउ टू ऑपरेट अ वॉशिंग मशीन इज़ टू। तो ऑपरेटिंग मशीन उसने देखा कि किस तरह से उसे चलाना है, तो उसकी इन्फॉर्म है या फिर इंस्ट्रक्ट है। If a text try to conceive you to vote for a specific political candidate, it is purpose. अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको परस्यू कर रहा है तो वो परस्यूड होगा। To the attitude an author take toward the subject they are writing about is known as। जो जिस चीज़ के बारे में लिख रहा होता है वो क्या होती है? उसकी टोन होती है, किस तरह से वो प्रिसाइज कर रहा है किसी चीज़ को। Complete the sentence. Would you marry a man who dash fame dash money? क्या आप ऐसे शख्स से शादी करेंगी ना जिसके पास फेम है ना जिसके पास मनी? तो क्या होगा? नाइदर आर नोर। इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही वॉज टोल्ड नॉट टू डैश पुलिसमैन। उसने पुलिसमैन से क्या कहा कि आप ना हंसो, ठीक है। ही टोल्ड किया है ना तो लाफ आएगा। इवेल्युएट द एथर क्रीडेंशियल्स हेल्प अ रीडर डिटरमाइन द टेक्स्ट। जो एथर के क्रीडेंशियल्स होते हैं वो क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करते हैं। A text written purely to amuse the reader like a comic strip has a primary purpose। तो अगर किसी रीडर को अम्यूज करने के लिए बनाया गया तो वो इंटरटेनिंग कंटेंट होगा हमारे पास। तो ये देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर नंबर 15 के ऊपर। विजुअल डेटा इन टेक्स्ट लाइक ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स प्राइमरली यूज। किस चीज़ को वो यूज़ करता है? प्रेजेंट हमारी जो कम्प्लेक्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली। आ सर्कुलर चार्ट डिवाइड इनटू सेक्टर्स टू इलिस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन इज। अगर वो न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन में उसको कट कर देता है तो वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास पाई चार्ट होता है। विच टाइप ऑफ ग्राफ इज बेस्ट सूटेड फॉर शोइंग चेंज आर ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई चीज़ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर भी ट्रेंडिंग में है तो वो किस चीज़ को शो करती है? लाइन ग्राफ को। अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन दैट यूज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। जो डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर कर रही होती है तो वो हमारे पास बार चार्ट होता है। स्टूडेंट्स, इसको आप स्किप कर दें क्योंकि ये वाला जो डेटा है आपकी आता है ENG 201 में। ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन आपकी ENG 201 के लिए, इसके लिए ये एज इट इज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है। लेक्चर नंबर 14 की तरफ आज 16 की तरफ आते हैं हम। यहाँ से
When you evaluate a text, you are effectively acting as, जब आप evaluate कर रहे होते हैं किसी भी text को, तो आप as a critical art judge act कर रहे होते हैं. Which of the following is a key question to ask when evaluating a text? हम कौन सा key question करते हैं? Is the evidence provided advocate are relevant? A logical fallacy in an argument mean the author reasoning, जो author read वो flawed हैं या फिर उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि धोखा देने वाली. अटैकिंग द पर्सन मेकिंग द आर्ग्यूमेंट रादर देन द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ, इट वाज फेलिसी. अगर हम किसी को टारगेट कर रहे हैं पर्सनली, ना कि उसके आर्ग्यूमेंट को, तो वो हमारे पास क्या होती है? एड ओमिनम आर्ग्यूइंग दैट समथिंग मस्ट बी ट्रू जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स बिलीव इट. अगर कोई चीज़ सिर्फ हम इसलिए ट्रू कहते हैं कि हर बंदा उस पर बिलीव करे, तो वह है बैंडिवोइंग फेलिसी. इफ एन ऑथर जम्प टू अ बोर्ड कंक्लूजन बेस्ड ऑन ओनली वन आर टू आइसोलेटेड एग्जाम्पल, दे आर कमिटिंग. किस चीज़ को वो कमिट कर रहा है? वो कमिट कर रहा है हैजी जनरलाइजेशन को. अ क्रिटिकल रीडर शुड लुक out for a loading words which are called carry strong emotion weight to manipulate the reader. अब बिल्कुल लास्ट वाले हम लेक्चर कर लेते हैं 17 synonyms and antonyms. Word that have similar or nearly identical meanings are called. synonyms जो होते हैं वो होते हैं identical meanings वाले. word opposite meaning, opposite वाले antonyms होते हैं. choose the एबडंट का जो आपके पास सिनम होता है वो क्या होता है? तो वो प्लेंटीफुल होता है, प्लेंटीफुल. तो ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं, MS वर्ड से भी. चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक. चूज द ल्यूसिड, ल्यूसिड का जो आपके पास सिनम है वो क्या है? तो ल्यूसिड का होता है क्लियर. डिलीजेंटली का आपके पास सिनम क्या होता है? डिलीजेंटली का सिनम है लेजी. If text say the politician tried to conceal the files, conceal mean, तो conceal का इंटोनियम क्या होगा? conceal करना तो हमारे पास छुपाना, ये होगा reveal. ठीक है, उल्ट इसका. लेक्चर नंबर 18. A complete sentence must contain at least subject and. हर जो complete sentence है उसके अंदर subject और verb का होना जरूरी है. And incomplete sentence that lack a subject, a verb or doesn't express a complete thought, जो complete thought को नहीं present कर रहा, वो एक हमारा sentence fragment है. ये जो लास्ट लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इनका जो एक MCQs है आपने ध्यान से करना है. 2 independent clause joined incorrectly without appropriate punctuation or conjunction form, अगर वो inappropriately जुड़ गए हैं तो वो हमारे पास एक रन ऑन सेंटेंस होता है. Which of the following is coordinate conjunction? Friends boy, इसकी जो coordinate conjunction है वो आपके पास क्या होगी? But. A sentence containing one independent clause and at least one dependent clause, तो वो आपके पास क्या होता है? complex sentence. Identify the subject in the sentence. Under the old oak tree sat a small black cat. तो इसका आपने करेक्ट चूज करना है, डेट इज अ कैट. इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैट है. ठीक है. विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू सेपरेट टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके लिए हम सेमीकोलन को यूज करते हैं. लेक्चर नंबर 19 है पैराग्राफ पैटर्न्स एंड ट्रांजिशंस. अ पैराग्राफ दैट टेल्स अ स्टोरी और रीकाउंटर अ सीरीज ऑफ इवेंट यूजिंग पैटर्न, जिसके अंदर एक पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, वो हमारी नरेशंस होती हैं या नैरेटिव. Which pattern of organizing highlight the similarity and difference between two subjects? हमारे पास क्या होता है? वो एक सिंपली हमारे पास कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट होती है. ट्रांसिशन लाइक फर्स्ट देन नेक्स्ट फाइनली एंड टिपिकली यूज्ड इन विच पैटर्न, किस पैटर्न के लिए ये यूज़ हो रही होती है? क्रोनोलॉजिकल पैटर्न यानी कि टाइम ऑर्डर के लिए यूज़ हो रही होती है. विच ट्रांजिशन वर्ड वुड बेस्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस? ही स्टडीड हार्ड. कॉन्सिक्वेंटली आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट है अ पैराग्राफ ऑर्गेनाइजिंग बाय फिजिकल लोकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट यूजेस. तो ये आपके पास किस ऑर्डर को यूज़ करता है? ये स्पेशल ऑर्डर को यूज़ कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास है
ट्रांजिशन लाइक सिमिलैरिटी, अदरवाइज, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो ट्रांजिशंस होती हैं, ये हमारी किस चीज़ को मॉनिटर कर रही होती हैं, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये ज़्यादातर हमारी कंपेयरिंग को इंडिकेट कर रही होती हैं, यानी कि हम कंपेयर कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन वर्ड इन अ पैराग्राफ? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू शो लॉजिकल कनेक्शन। लेक्चर नंबर 20। अ सेंटेंस विद ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड। जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो आपका क्या कौन सा सेंटेंस होता है? वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। A sentence consisting of two or more independent clause joined by coordinating conjunction। अगर वो coordinating conjunction के साथ उसे joined किया गया है तो वो आपके पास क्या होता है? एक compound sentence होता है। Identify the type of sentence although it is running we went for a walk। तो we went for a walk यानी कि complex चीज़ आ गई है ना, कि अगर आप running कर रहे हैं तो फिर हम भी walk पे जाएंगे। Which of the following is a subordinate conjunction often used to star a independent clause? Independent clause को कोई चीज़ स्टार करी है तो वो हमारे पास because। Identify the type of sentence the cat slept on the mat। ये सिंपल सा एक सेंटेंस है तो ये हमारे पास सिंपल है। Identify I wanted to go to the park but I was too late। दो अलग सेंटेंस है, बट से जुड़ा है, तो ये हमारे पास कंपाउंड है। An independent clause is best defined as a group of words that contain a subject verb but doesn't express a complete thought। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके ये तमाम लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं। अब मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको ये छोटा सा जो क्विज़ है वो करवा दूंगी। हम इसको कर भी लेते हैं। अगर कोई खुद करना चाहता है तो मेरी वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकता है, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ नहीं करवाने जा रही। तो अगर किसी ने ये देखना है तो मोस्ट वेलकम। चूज़ द सिनम ऑफ एबडंट। एबडंट का आपके पास सिनम क्या होता है? तो एबडंट का सिनम क्या होता है? प्लेंटीफुल। हाउ व्हेन यू इवेल्युएट अ टेक्स्ट यू आर इफेक्टिवली एक्शन एज जज आर critic, attacking the person making the argument rather than the argument itself, it is the fallacy, it's the bandwidth fallacy। और अगर कोई लोकेशन का बता रहा है तो वो हमारे पास स्पेशल ऑर्डर है। अगर जंप कर रहा है एक ब्रॉड कंक्लूजन से टू आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स की तरफ, तो डेट इज़ अ वैलिड इन्फ्रेंस। एक डिपेंडेंट क्लॉज की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? कि ये इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब होता है जो एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की क्वेश्चन टू आस्क व्हेन इवैल्यूएटिंग अ टेक्स्ट? इट इज़ अ एविडेंस प्रोवाइड एडिक्यूट आर रेलिवेंट। अब जिसने वो ऊपर सारी वीडियो देखी है वो तो फटाफट आंसर कर देगा। समवन हैज़ यूज्ड माई टूथब्रश। आई हैव चेक्ड योर कार। द इंजन इज़ फाइन। कार ऑनर। थैंक गॉड फॉर डैट। वर्ड लाइक डैट हैज़ opposite meanings are called, opposite meanings are antonyms। Saad, I am sorry I can't accomplish you because my mother is not feeling well। Logical fallacy in a argument means the author reasoning flawed or deceptive। Making an inference is the best example of drawing a logical conclusion। A paragraph that tell a story, जो स्टोरी वगैरह बता रहा होता है वो नैरेटिव होता है। टू फुलफिली अंडरस्टैंड अ रीडिंग पैसेज, अगर रीडिंग पैसेज को अंडरस्टैंड करना हो तो उसका मेन आइडिया सब कुछ करना पड़ता है। तो दैट इज़ अ समरी कि आपने क्या गलत किया और क्या ठीक। होप सो आल जो आपकी तमाम चीज़ें हैं वो कवर हो गई होंगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड मोर एंड मोस्ट बेस्ट ऑफ लक।